नमस्कार। मैं आनंद रेग्मी आप सभी का द ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन के क्रम में हम लोग अभी विवाह प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं और अभी तक हम लोग 87 श्लोक तक पढ़ चुके हैं। अगर आपने पुरानी वीडियोज नहीं देखी है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में हर एक प्रकरण वाइज वहां पर वीडियोज रखी हुई है और साथ ही वहां पर बृहद अवगढ़ा चक्र भी मैंने पढ़ाया हुआ है। तो वहां पर आप लोग बेसिक ज्योतिष के लिए वो बृहद अवगढ़ा चक्र के जो 14 वीडियोज है उसको भी आप लोग देख सकते हैं। और इसी प्रकार से हम लोग आगे भी अनेक प्रकार की चीजों को लाएंगे। तो अगर आप लोगों को चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जितना से ज्यादा शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करिए। आइए शुरू करते हैं। अब इससे पूर्व में हम लोगों ने अनेकों चीज देखा था। अब यहाँ पर लग्न भंगादि का जो अपवाद है अर्थात उसका जो परिहार रूप में है उसको हम लोग देखते हैं। पापौ कर्तरि कारकौ रिपुगृहे नीचास्तगौ कर्तरि दोषो नैव सितेरि नीच गृहगे तत् षष्ठ। यहाँ पर पृष्ठ हो गया लेकिन यहाँ पर षष्ठ है, ठीक है। तत्ष्ठ दोषोपि न, ये प्री हो गया है, श है, श मूर्धन्य श। इसको प्री को हटा देते हैं। तत्ष्ठ दोषोपि न भौमेस्ते रिपुनीच गे नहीं भवेद भौमोष्टमो दोषकृन् नीचे नीच नवांसगे ससिनी रिफाष्टारि दोषोपि न। अब यहाँ पर बताया गया कि पापौ कर्तरि कारकौ रिपुगृहे नीचास्तगौ कर्तरि दोषो न। इससे पूर्व में हम लोगों ने कुछ 8-10 वीडियोज पहले कर्तरी कारक ग्रह के बारे में पढ़ा था। कर्तरी कारक जो योग है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। वहां पर आप लोगों ने देखा होगा लग्नात् पापा वृजनिर्जो व्यर्थस्तौ यदा तदा कर्तरी नाम सा गया मृत्यु दारिद्र्य शोकदा, ऐसे करके एक श्लोक दिया हुआ था। जब लग्न से जो पाप ग्रह है वह वहां पर बताया गया था कि जब पाप ग्रह लग्नात् पापौ ऋजु अनऋजु, ठीक है। जब द्वादश भाव में कौन हो, मार्गी ग्रह हो, और द्वितीय भाव में कौन हो, अनिर्जु अर्थात वक्री ग्रह हो, तब हम लोगों ने बोला था कि कर्तरी कारक योग बनता है। आप लोग श्लोक देख सकते हैं पीछे जाके, उसमें है लग्नात् पापौ वृजनुर्जु व्यर्थस्तौ यदा तदा कर्तरी नाम सागया मृत्यु दारिद्र्य शोकदा। तो वो उसका यहाँ पर अपवाद बता रहे हैं कि उसका परिहार कैसे हो रहा है। तो पापौ कर्तरी कारकौ, पापौ अर्थात पापक ग्रह, जो पाप ग्रह है, दो पाप ग्रह है वह कर्तरी कारकौ। कर्तरी कारक जो पाप ग्रह है, जो भी ग्रह 12वें भाव में अथवा द्वितीय भाव में बैठ करके कर्तरी योग बना रहे होंगे वो ग्रह क्या हो जाएंगे, कर्तरी कारक ग्रह हो जाएंगे। तो वो यदि रिपु गृहे अर्थात अपने शत्रु के घर में हो, शत्रु मित्र, ये हम लोग आगे विवाह प्रकरण में ही पढ़ चुके हैं कि कौन सा ग्रह किस ग्रह का शत्रु है। तो वह जो ग्रह है वह अपने कहां पर हो, रिपु गृहे अर्थात शत्रु गृहे, शत्रु के घर में गया हुआ हो, अथवा नीच अपनी नीच राशि में गया हुआ हो। अस्तगौ, अस्त अर्थात अस्त हुआ हो। सूर्य के साथ जब कोई ग्रह बैठता है तो क्या होता है, अस्त होता है, ठीक है। वहां पर भी अंश आदि का अंतर है कि कितने अंश पर कौन सा ग्रह अस्त होगा, तो वो थोड़ा डिटेल वाला चीज है। तो नॉर्मली हम लोग यही मानते हैं कि जब सूर्य के साथ बैठा है तो अस्त होगा। उसको कैसे अस्त होगा, कितने अंश आदि पर होगा, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। उसमें एक श्लोक मिलता है दसरेंदभा शैलभो शक्राः, ऐसे करके श्लोक मिलता है। तो वहां पर हर ग्रह के अलग अलग अंशादि के बारे में बताया गया है कि कौन सा ग्रह कितने अंश पर अस्त होगा। तो जब जो कर्तरी कारक ग्रह है वह नीच होगा अथवा अस्तगौ सूर्य के सन्निधि बैठ करके अस्त होगा, तो क्या हो जाएगा, कर्तरी दोषो नैव, कर्तरी दोष नहीं होता है, कर्तरी दोष हट जाता है, उसका फल नहीं प्राप्त होता है। फिर इसी प्रकार से सिते, सिते अर्थात सित अर्थात जो शुक्र ग्रह है वह अरि नीच गृह, ये अरि अर्थात शत्रु और नीच यानी कि नीच, और गृह अर्थात राशि। शुक्र ग्रह जो है वह अपने अ, शत्रु की राशि में हो
अथवा नीच गृहज्ञ अपनी नीच राशि में बैठा हुआ हो, तो तत्षष्ठ दोषोपि न, तो शुक्र अगर कहीं छठवें भाव में बैठा हुआ है तो उसका जो षष्ठ संबंधित जो दोष होता है, यानी कि छठवें भाव का जो भी दोष होगा वह क्या हो जाएगा, हट जाएगा। शुक्र का जो नीच राशि है वह कन्या राशि है, और शत्रु जो गृह हो जाएगा, शत्रु जो है शुक्र के, सूर्य और चंद्रमा दो ग्रह शत्रु माने जाते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति में सिंह राशि में अथवा कर्क राशि में अथवा अपना जो नीच राशि है अर्थात कन्या राशि, इनमें अगर शुक्र बैठा हुआ होगा और छठवें भाव में बैठा हुआ होगा, तो उसका जो षष्ठ संबंधित जो दोष होता है वह भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। फिर कहा कि भौमेस्ते रिपु नीचगे नहीं भवेद भौमोष्ट दोषकृत। अब इसी प्रकार से भौमः अर्थात जो मंगल है वह क्या हो, अस्ते, अस्त हो। ठीक है, भौम अर्थात जो मंगल है वह क्या हो, अस्त हो। तो जो मंगल होता है वह सूर्य से जब 17 अंश के अंदर होता है तो क्या होता है, अस्त होता है। वहां पर बताया गया है शैलभुवश्च, अर्थात 17 अंश पर सूर्य से क्या होता है, मंगल अस्त होता है। 17 अंश के अंदर होगा, मान लीजिए सूर्य और मंगल एक ही राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन सूर्य से 17 अंश के बाद में मंगल है, अर्थात 18, 19 या 20 अंश पर मंगल है, तो वो मंगल एक ही राशि में सूर्य के साथ बैठे होने पर भी अस्त नहीं माना जाएगा। तो यदि मंगल क्या है, अस्ते, अस्त हो, अथवा रिपु नीचगे, रिपु अर्थात अपने शत्रु की राशि में हो, अथवा नीचगे अपनी नीच राशि में गया हुआ हो। तो बुध, मंगल का जो शत्रु है वो कौन है, बुध है। और नीचगे अपनी नीच राशि, तो मंगल जो नीच होता है वह कर्क राशि में नीच होता है। तो अगर ऐसी स्थिति रहती है तो नहीं भवेद भौमः अष्टम दोषकृत, अष्टमः दोषकृत न भवेद भौमः, मंगल जो है वह अष्टम दोष करने वाला नहीं होता। अर्थात मंगल यदि अष्टम भाव में भी बैठा हुआ है लेकिन वो क्या है, अस्त, अस्त है, अथवा अपने रिपु अर्थात अपने शत्रु की राशि, मिथुन राशि या कन्या राशि में बैठा हुआ है क्योंकि बुध शत्रु है, अथवा नीचगे अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है अर्थात कर्क राशि में बैठा हुआ है, तो वो अष्टम में होते हुए भी खराब नहीं करेगा। फिर कहा कि नीचे नीच नवांश के शशिनी, शशिनी अर्थात चंद्रमा जो है वह नीचे अपनी नीच राशि में हो, अथवा नीच नवांश के, नीच नवांश में हो। ठीक है, अपनी नीच राशि में बैठा हुआ हो चंद्रमा, तो चंद्रमा का जो नीच राशि है वो कौन सा है, वृश्चिक राशि चंद्रमा की नीच राशि है। अथवा नीच नवांश के, नीच राशि के नवमांश में बैठा हुआ अर्थात वृश्चिक राशि में नवमांश कुंडली में बैठा हुआ हो, तब क्या होगा, तो कहा कि रीफ अष्ट अरिदोषोपिना, तो चंद्रमा यदि ऐसे कंडीशन में रीफ अर्थात 12वां भाव, अष्ट 8वां भाव और अरि अर्थात 6वां भाव, इन भावों में बैठा हुआ है तो दोषोपि न, न दोष, दोष नहीं लगता है। अर्थात चंद्रमा अगर 6, 8, 12वें भाव में बैठा हुआ है लेकिन वहां पर वो नीच है, अथवा नीच राशि के नवमांश में गया हुआ है, तो वो 6, 8, 12 में होते हुए भी उसका दोष नहीं लगेगा, वो वहां खराब नहीं माना जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट श्लोक है। अब आगे देखते हैं। अब्दा यनर तु तिथि मास भ पक्ष दग्ध तिथ्यंद काण वदिरांग मुखाश दोषाः नश्यन्ति विद गुरु सितेस्विह केंद्र कोणे तद्वच्च पाप विधियुक्त नवांश दोषः। अब्द, अब्द अर्थात वर्ष, अब्द, अब्द अर्थात वर्ष। अयन, अयन आप लोग जानते ही है, दक्षिणायन, उत्तरायण। ठीक है, छे छे उसके राशि के, सॉरी, ये जो कर्क राशि है, यहाँ से आपका दक्षिणायन प्रारंभ होता है और इधर आपका जो मकर जो राशि है वहां से आपका क्या होता है, उत्तरायण शुरू होता है। तो जो अयन होते हैं वो आपके 6 6 महीने के हिसाब से बटे हुए होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आया ऋतु। अब जो ऋतु है, ठीक है, फिर उसके बाद आया तिथि, फिर मास आया, फिर भ अर्थात नक्षत्र आया, फिर पक्ष आया, फिर दग्ध तिथि, दग्ध तिथि हुआ, अंध, काण और वधिरांग। ठीक है, अंध लग्न हो गया, कांड लग्न हो गया, वधिर लग्न हो गया, ये अभी हम लोग कुछ ही 1 2 वीडियो के आगे पढ़ चुके हैं। मुख अर्थात आदि,
इत्यादि जितने भी दोषाः, जितने भी दोष है, चाहे वह वर्ष संबंधित दोष हो, चाहे वह अयन संबंधित दोष हो, चाहे ऋतु संबंधित दोष हो, चाहे तिथि संबंधित दोष हो, चाहे मास संबंधित दोष हो, चाहे नक्षत्र संबंधित हो, चाहे पक्ष संबंधित हो, चाहे दग्ध तिथि वाला दोष हो, अंधकार बधिरादि जितने भी दोष है, वह सब क्या होते हैं, नश्यंती, नाश हो जाते हैं। कब नाश होते हैं, प्रश्न होगा ऑब्वियसली। तो कहा कि केंद्र कोणे विद गुरु सितेषु, यह जो अस्मिन स्थान है, केंद्र कोणे, यदि केंद्र और कोण में, अर्थात केंद्र 1 4 7 10 भाव को केंद्र बोलते हैं, और कोण अर्थात 5 और 9, इन स्थानों में यदि विद अर्थात बुध, गुरु और शीत शुक्र, ये 3 ग्रह अगर बैठे हुए हैं, तो ये सभी जितने भी दोष है उन सबको क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। और ये कब का प्रसंग चल रहा है, तो विवाह प्रकरण का प्रसंग चल रहा है, अर्थात जो विवाह कालिक लग्न इत्यादि होते हैं उसमें अगर केंद्र और कोण में बुध, गुरु और शुक्र गए हुए, तो वो इतने दोषों को क्या कर देते हैं, नश्यंती, नाश कर देते हैं। उसके बाद कहा कि तद्वच, उसी प्रकार से पाप विधि युक्त नवांश दोष, पाप, जो पाप ग्रह होते हैं वह विधि युक्त, चंद्रमा के सहित हों। तो ऐसा जो हमारा जो चंद्रमा और पाप ग्रहों का जो संयुक्त है, संयोग है, वैसा जो लग्न है अथवा नवांश, अथवा ऐसा जो नवमांश है, उसका दोष भी तद्वत, अर्थात उसी प्रकार से क्या होता है, नाश हो जाता है। अगर चंद्रमा और पाप ग्रह साथ में बैठे हुए हैं, अथवा जो नवमांश कुंडली है उसमें चंद्रमा और पाप ग्रह की युति है, तो ऐसा दोष भी अगर केंद्र अथवा त्रिकोण में बुध, गुरु और शुक्र बैठे हुए हैं तो खत्म हो जाता है। तो इसको क्या करते हैं, परिहार के रूप में हम लोग देख सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। अब फिर और एक परिहार, केंद्रे कोणे जीव आये रवौ लग्ने चंद्रे वाविवर्गोत्तमे वा सर्वे दोषा नाशमायांति चंद्रे लाभे तद्वद दुर्मुहूर्तांश दोषाः। केंद्रे कोणे जीव, केंद्रे कोणे जीव, केंद्र अर्थात 1 4 7 10 भाव, कोण हो जाएगा आपका पंचम और नवम भाव। इनमें कौन हो, जीव अर्थात बृहस्पति बैठे हुए हो, 1 4 7 10 भाव और 5 9, इन भावों में अगर जीव अर्थात बृहस्पति बैठे हुए हों। फिर यहाँ पर एक चीज खत्म हुआ, फिर कहा कि आये रवौ, ठीक है, आय, आय अर्थात एकादश भाव, आय अर्थात एकादश भाव में कौन हो, रवौ, सूर्य हो, ठीक है। फिर कहा कि वा अथवा लग्ने चंद्रे वापी वर्गोत्तमे वा, वर्गोत्तमे हो गया, यहाँ पर वर्गोत्तमे हो जाएगा, अथवा जो लग्न है वह अपने वर्गोत्तम में गया हुआ हो, अथवा चंद्रमा जो है वह अपने वर्गोत्तम में गया हुआ हो, ठीक है। लग्न अपने वर्गोत्तम में गया हुआ हो, अथवा चंद्रमा जो है वह अपने वर्गोत्तम में गया हुआ हो, तो भी। तो हम लोग यहाँ से एक एक चीज को देखते हैं। सबसे पहले बृहस्पति जो है केंद्र अथवा कोण में गया हुआ है, तो सर्वे दोषा नाशम आयांति, सर्वे दोषा नाशम आयांति, सर्वे दोषा, समस्त प्रकार के जो दोष होते हैं वह नाशम आयांति, नाश को प्राप्त करते हैं, यानी कि नाश हो जाता है सभी प्रकार के दोषों का। यदि आप जिस समय में विवाह करना चाहते हैं उस समय में यदि बृहस्पति केंद्र अथवा त्रिकोण में गए हुए हो, तो सर्वे दोषा, सभी प्रकार के जो दोष होते हैं उनका क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। इसी प्रकार से आये रवौ, आय एकादश स्थान में यदि रवि अर्थात सूर्य गए हुए हों, तो भी क्या हो जाता है, सभी प्रकार के दोषों का नाश हो जाता है। फिर उसके बाद कहा कि लग्ने चंद्रे वापि वर्गोत्तमेवा, लग्न अथवा चंद्रमा जो है वह वर्गोत्तमे, अपने अपने वर्गोत्तम में गए हुए हों, तो ऐसी स्थिति में भी ये जो योग होता है वह सभी प्रकार के दोषों का नाश करने वाला होता है। वर्गोत्तम क्या होता है, वर्गोत्तम हमेशा चर राशि में पहला, स्थिर राशि में अपने से पांचवा और द्विस्वभाव राशि में अपने से नौवा जो है होता है वह हमेशा वर्गोत्तम होता है नवमांश कुंडली में, ठीक है। तो अगर लग्न अथवा चंद्रमा वर्गोत्तम में गया हुआ है तो भी सभी प्रकार के दोष जो होते हैं उनका नाश हो जाता है। उसके बाद कहा कि तद्वद अर्थात उसी प्रकार से चंद्रे लाभे, चंद्रमा यदि लाभे, लाभ स्थान में गया हुआ है, अर्थात एकादश स्थान में चंद्रमा गया हुआ हो, तो दुर्मुहूर्तांश दोषाः, दुर्मुहूर्त अंश दोषाः, दुर्मुहूर्त दोष अर्थात दुष्ट मुहूर्त संबंधित दोष,
अथवा अंश दोषाः, जो नवमान से संबंधित दोष है वह नाश हो जाते हैं यदि चंद्रमा जो है वह लाभे एकादश स्थान में गया हुआ है तो ये भी एक अच्छा खासा परिहार है, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। अब इसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। त्रिकोणे केंद्रे वा मदन रहिते दोष शतकम हरेत सौम्य शुक्रो द्विगुणमपि लक्षम सुरगुरुः भवेद आये केंद्रिंगपौ तलवेशो यदि तदा समूह दोषाणाम दहन इव तूलम शमयति। त्रिकोणे केंद्रे वा मदन रहिते दोष शतकम हरेत सौम्य। सौम्य अर्थात बुधः, जो बुध ग्रह है वह क्या करता है, अगर त्रिकोणे केंद्रे, त्रिकोण स्थान में अथवा केंद्र स्थान में अर्थात पंचम नवम में अथवा केंद्र में, और केंद्र में कैसे, तो कहा कि मदन रहिते, मदन रहित, मदन रहित अर्थात मदन कहते हैं सप्तम भाव को, और रहित अर्थात सप्तम स्थान को छोड़ करके। तो हमारे जो केंद्र होते हैं वो 1 4 7 10 स्थान को केंद्र कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर बता दिया कि मदन रहिते अर्थात सप्तम भाव को छोड़ देना है। तो हम लोग क्या लेंगे यहाँ पर, केंद्र से 1 4 10 को ही ग्रहण करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आगे बता दिया कि मदन रहिते, सप्तम स्थान को छोड़ देना है। तो सौम्य जो बुध ग्रह है वह पंचम नवम में अथवा 1 4 10 में, क्योंकि 7 मना कर दिया गया है, इनमें बैठा हुआ है। तो सौम्य दोष शतकम हरे, सौम्य अर्थात बुध जो बुध ग्रह होता है वह दोष शतकम, 100 जो दोष होते हैं उनको क्या कर देता है, हरे नाश कर देता है। 100 दोष होंगे तो उनको भी नाश कर देगा यदि जो बुध ग्रह है वह पंचम नवम अथवा 1 4 10 इन स्थान में बैठा हुआ है, तो 100 प्रकार के दोषों का भी नाश हो जाता है। फिर कहा कि शुक्रो द्विगुणम अपि, अगर शुक्र जो है त्रिकोण में बैठा हुआ हो अथवा 1 4 7 7 10 में 7 को हटाकर 1 4 10 में बैठा हुआ हो, तो शुक्र जो है वो ऐसा शुक्र द्विगुणम, द्विगुण यानी कि दोष शतक का द्विगुण, यानी कि जो 200 दोष है उनको नाश कर देगा, यानी कि ये बुध से भी अच्छा हो गया। फिर कहा कि सुरगुरु लक्षम, सूर्यगुरु अर्थात जो बृहस्पति है वह यदि पंचम नवम अथवा 1 4 10 इनमें बैठा हुआ है तो लक्षम 1,00,000 दोषों को नाश कर देता है। इसके बाद कहा कि भवेद आये केंद्रिंगपो तलवेशो यदि तदा समूह दोषाणाम दहना व तुलम शमयति। आये, आय अर्थात एकादश स्थान में अथवा केंद्र अर्थात केंद्र स्थान में, तो केंद्र में यहाँ पर भी मदन रहते इसको लगा देंगे। तो 1 4 10 इन स्थानों में अथवा 11वें स्थान में अंगपः, अंगपः अर्थात लग्नेशः, लग्न का स्वामी, अंग मतलब लग्न और प जहां लगा दिया अंगपति अर्थात लग्न का जो स्वामी है वह 1 4 10 में अथवा 11वें स्थान में बैठा हुआ हो। उत लवेश अथवा जो लवेश अर्थात नवमेश है, नवमांशेष है, नवमेश नहीं नवमांशेष जो है वह यदि केंद्रे व आये भवेत, केंद्र अथवा आय में हो जाए तो यदि तदा समूह दोषाणाम दहन इव तूलम शमेति, समूह दोषाणाम नाशः, समूह के जो दोष होते हैं यानी कि अनेक प्रकार के जो दोष होते हैं उनका भी क्या हो जाता है, दहन हो जाता है, उनका भी नाश हो जाता है। कैसे? तो कहा कि दहन इव तूलम शमेति, यथा जिस प्रकार से दहन अर्थात जो अग्नि है वह तूलम शमयति, तूल अर्थात जो रुई होता है कपास, उसको जिस प्रकार के से समयति अर्थात नाश करता है। जैसे आप बहुत सारा एकदम ज्यादा क्वांटिटी में अगर कपास रखा हुआ हो, वहां पर आप एक माचिस का तीली फेंक दीजिए तो आग उसको कैसे जला देगी, उसी प्रकार से यदि केंद्र में अथवा एकादश स्थान में लग्नेश अथवा नवमांशेष बैठे हुए हों तो वैसे ही सभी प्रकार के दोषों को नाश कर देते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पर बताया गया विंशोपक बल के बारे में। विंशोपक बल क्या होता है तो उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। द्वौ 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 गिर्गोः पंचेन्दौ रवौ सार्धत्रयो ग्रौ रामा मंदागु केत्वारे सार्धैकैकम विंशोपकाः। जो विंशोपक बल होता है उसमें विवाह का जो लग्न होता है उसमें विंशोपक बल जो देखते हैं उसमें विंशोपक बल मतलब 20 संख्या में बल होता है।
उसमें अलग अलग प्रकार के जो ग्रह होते हैं उनका बल बताया जाता है, और इन सब ग्रहों का बल मिलाकर 20 की संख्या में होता है। वैसे तो 21, साढ़े 21 तक पहुंचता है, लेकिन वहां पर राहु केतु का एक ही मान करके हम लोग कितना मानते हैं, 20 मानते हैं। जिसमें 10 से अगर नीचे है तो उसको अच्छा नहीं माना जाता है, 10 से ऊपर को ही क्या माना जाता है, अच्छा माना जाता है। अब जितना ऊपर ऊपर जाए उतना बढ़िया, जितना 20 के पास में रहेगा उतना और उत्तम हो जाएगा। तो उसमें कहा कि ज्ञ भृगुओ हो, ज्ञ अर्थात बुध और भृगु अर्थात शुक्र। बुध और शुक्र का कितना होता है, दो दो, दो दो विंशोपक बल होता है। बुध का भी दो होता है और शुक्र का भी क्या होता है, दो होता है। ज्ञ भृगुओ हो दो दो, बुध और भृगु अर्थात शुक्र का दो दो बल होता है। उसके बाद कहा कि पंचेंदु, इंदु पंच, इंदु अर्थात चंद्रमा का कितना बल होता है, 5 बल होता है। फिर रवौ सार्धत्रयो, रवि अर्थात जो सूर्य है उसका कितना होता है, सार्धत्रय, यानी कि 3.5। ठीक है, 3.5 जो बल होता है वह किसका होता है, रवौ सूर्य का 3.5 बल होता है। फिर कहा कि गुरु रामा, गुरु बृहस्पति का जो है वह राम, राम यानी कि 3, परशुराम, बलराम और राम, ऐसे करके 3 संख्या लिया जाता है राम से। तो गुरु से कितना लेंगे, 3 लेंगे। फिर मंद, मंद अर्थात शनि, अगु अर्थात राहु और केतु और आर अर्थात मंगल, इन 4 ग्रहों का जो है वह सार्धई का, सार्ध एक, सार्ध एक का मतलब डेढ़, इन चारों का कितना होता है, डेढ़ 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 डेढ़, इनका जो होता है वह बल होता है। फिर कहा कि सार्ध, सार्धैक एक एकम विंशोपकाः। अब कहा कि ये जो विंशोपक बल होता है उसको हम लोग देखते हैं एक बार। ठीक है, विंशोपक बल को देखते हैं, जैसे यहाँ से जोड़ेंगे, 2 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले जो बुध है उसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर शुक्र का 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 4 हो गया। फिर 4 में ये जो चंद्रमा का 5 है इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 4 5 9 हो गया। फिर 9 में जो ये सूर्य है, सूर्य का कितना जोड़ दीजिए, 3.5 जोड़ दीजिए सूर्य का। ठीक है, 3.5 जोड़ दीजिए, सूर्य का हो गया। तो 9 3 12 और आधा हो जाएगा 12.5। फिर बृहस्पति का कितना जोड़ दीजिए, 3। ठीक है, बृहस्पति का कितना जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे। तो 12 3 15 और 12.5 था तो 15.5 हो गया। फिर यहाँ से शनि का 1.5 हो जाएगा, ये राहु का 1.5 हो जाएगा और आर अर्थात मंगल का 1.5 हो जाएगा। केतु को अभी हम लोग छोड़ देते हैं। तो 15.5 हुआ था, इसमें 1.5 आप जोड़ दीजिए शनि का। ठीक है, 1.5 जोड़ देंगे, 15.5 में 1.5 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। फिर 17 में फिर राहु का 1.5 जोड़ दीजिए तो 18, मतलब 18.5 हो जाएगा। फिर 18.5 में आप मंगल का जो है 1.5 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 20 हो गया। इसी को विंशोपक बल कहा जाता है। केतु का इसलिए हम लोग नहीं जोड़ रहे क्योंकि राहु और केतु का एक ही माना जाता है। अगर केतु का भी जोड़ेंगे तो 21.5 होगा, लेकिन नॉर्मली केतु का बिना जोड़े ही विंशोपक बल बोला जाता है। तो इसमें 10 से नीचे हो तो खराब होता है और 10 से ऊपर हो तो क्या होता है, अच्छा होता है। इसी को इसी प्रकार से जानना चाहिए। आज के लिए कक्षा को यही विराम देते हैं, पुनः हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे। हर हर महादेव।